हेलो दोस्तों, एक ही क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज में आज हम क्लास 7 का चैप्टर 5 करेंगे जो है औरतों ने बदली दुनिया। इस सीरीज में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य देख लें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। और क्लास के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे अवश्य देख लें। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि औरतों ने कैसे समानता और शिक्षा के लिए संघर्ष किया है और कैसे उन्हें बहुत कम अवसर मिलते हैं और समाज उनसे बहुत सारी कठोर अपेक्षाएं करता है। और कुछ नारियों का योगदान देखेंगे जो जिन्होंने इंडिया में शिक्षा और समाज में बहुत योगदान किया है। वर्तमान शिक्षा का क्या स्तर है वो देखेंगे। लड़के और लड़कियों की शिक्षा का में आज भी भेदभाव कितना है उसको देखेंगे। और महिला आंदोलन क्या होते हैं उनके कार्यों को समझेंगे। और महिला आंदोलन के जो कारण जो हमारे समाज में जो बदलाव आए हैं, जो नए नए कानून उनके प्रयासों से आए हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, औरतों ने बदली दुनिया। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि महिलाओं के द्वारा जो घर पे काम किया जाता है उसको कैसे काम नहीं माना जाता है। ठीक है, कैसे उनके घर के काम को अवमूल्यित किया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं की जाती है। ठीक है, इसी तरह हम अगर उनके घर के बाहर के कामों को देखेंगे, कुछ उनके व्यावसायिक कामों को देखेंगे तो उनमें भी ऐसा होता है कि पुरुषों को ज़्यादा वरीयता मिलती है एज कम्पेयर टू महिलाएं। ठीक है, तो उनमें भी समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए और अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैसा प्रयास किया उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम एक किसान को देखते हैं तो एक किसान का यहाँ पर कोई फोटो हम बनाते हैं तो हम देखेंगे कि बहुत सारे हम लोगों के बीच में ऐसे लोग हैं जो एक किसान के रूप में एक महिला की तुलना में एक पुरुष को ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक वो पुरुष का चित्र पसंद करेंगे, उनको एक पुरुष का ही चित्र उनके दिमाग में आएगा। और अगर एक मिल मजदूर की बात करेंगे तो यहाँ भी एक पुरुष आएगा। एक नर्स की बात करेंगे तो यहाँ एक महिला आएगी। और एक वैज्ञानिक की बात करेंगे तो यहाँ भी एक पुरुष आएगा। एक पायलट में भी एक पुरुष आएगा और एक शिक्षक में एक महिला आएगी। ठीक है, और कुछ लोगों को पुरुष भी आ सकते हैं। तो ये जो हमारे दिमाग में जो छवि क्रिएट होती है ये हमारे पूर्वाग्रह हैं जो हम लोगों ने अपने आसपास के जो समाज से कंसीव किए हैं। और हमारे आसपास के समाज ने हमारे मन में ऐसी धारणाएं पैदा कर दी हैं कि इस काम को करने के लिए महिला उपयुक्त हो सकती हैं और इस काम को करने के लिए पुरुष उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इन चित्रों के अनुसार हम लोग ये समझ सकते हैं कि कैसा हम लोगों के दिमाग में भेदभाव है। ठीक है, अब जैसे ये महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, किसानों में अगर देखें तो इंडिया में 83.6% महिलाएं हैं जो खेतों में काम करती हैं। लेकिन हमारे दिमाग में जब भी कोई किसान का पिक्चर आता है, अधिकतर जहाँ पर हम लोगों ने किसानों के पोस्टर्स देखे होंगे वहाँ पर महिलाएं बहुत ही कम दिखती हैं आपको, वहाँ पुरुषों के ही पोस्टर आपको दिखते हैं। तो आज भी मतलब समाज में यही है कि महिलाएं काम करने के साथ भी उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उन पे मतलब उनके योगदान को सराहा नहीं जाता है। ठीक है, 33% महिलाएं इंडिया में भी अभी खेतों में काम करती हैं। उनमें काम जैसे पौधे रोपना होता है, खरपतवार जो काटना होता है, फसल काटना, कुटाई, ये सब काम। और ये जो डेटा है ये 61 नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, अब देखो ये ऐसा क्यों, ये जो पिक्चर हमारे दिमाग में आती है। अब देखिए क्लास के अनुसार एक बताया गया कि इन्होंने 30 बच्चों का एक सर्वे किया तो 30 बच्चे क्या कहते हैं कि शिक्षक के रूप में उन्होंने क्या किया, 25% मतलब 25 बच्चों ने महिलाओं को अच्छा शिक्षक माना। किसान में देखिए 30 लोगों को 30 के 30 ने यही माना कि किसान पुरुष होगा। मिल भी 25, नर्स में 30 के 30 हमारी महिलाएं, वैज्ञानिक में भी 25 और यहाँ 5, यहाँ 27 और यहाँ 3। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो ये जो अंतर है अभी भी हमारे दिमाग में है। और ये कहाँ से आया है, अब इसमें यह है कि उन्हें लगता है, उन बच्चों को ऐसा लगता है, जो मैडम करवा रही थी उनसे वोटिंग, उन्होंने बच्चों से पूछा तो बच्चों को ऐसा लगता है कि महिलाएं कुछ तरह के काम जो है अच्छी तरीके से कर सकती हैं। और वो काम कौन से हैं, जैसे कि अच्छी नर्स हो सकती हैं। और नर्स होने का सबसे बड़ा मतलब उनको ऐसा क्यों लगता है कि नर्स अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि वो सहनशील और विनम्र होती हैं। अब ये सहनशील और विनम्र ये जो शब्द है ना, ये महिलाओं के साथ इन शब्द की भावनाओं को जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब औरतें और ज़्यादा सहनशील हो सकती हैं। ठीक है, किसी इंसान का गुस्सा
और किसी इंसान के बुरे बर्ताव को झेलने की क्षमता उनके अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से वो अच्छी नर्स हो सकती हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये देखा जा सकता है कि औरतों का जो समाज का औरतों के प्रति जो बिहेवियर है उस वजह से उनको अच्छी नर्स के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, अभी ज़रूरी नहीं है कि हर महिला ऐसी हो। ठीक है, कुछ में सहनशील क्षमता कम होती है, कुछ विनम्र तो नहीं, मतलब अपनी बात को रखने के लिए वो विनम्रता तो एक अलग चीज हो गई। विनम्रता में क्या होता है कि आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, फिर भी आप दूसरे की बातों को सुनते हो, ध्यान देते हो उसमें। ठीक है, और जैसे मान लो कि एक जैसे छोट बच्चियां हैं, वो अपने पेरेंट्स से या अपने अपने दादा दादी से अपने बात के लिए उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके लिए मांग करती हैं बिना हिचकिचाए, तो उसको विनम्रता कह भी सकते हैं एज ए पेरेंट्स की नज़र में। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि कितना मतलब आजकल कितना वो रह गया है, मतलब उनके दिमाग में ऐसा है कि हाँ, लड़कियां इस तरह से अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसको विनम्र के उसमें नहीं देखा जाएगा। अब इसमें इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ, हाँ, वो परिवार में जो भूमिका है स्त्रियों को उसके साथ उसको जोड़ा जा रहा है। और ये समाज ऐसा मानता है कि लड़कियां तकनीकी रूप से, तकनीकी दिमाग के रूप में उनकी कमजोर होती है, उनकी इतनी क्षमता नहीं होती है वो तकनीकी काम कर पाए। इस वजह से लड़कियों और महिलाओं को उन्होंने न पायलट के रूप में चुना और ना ही उनको वैज्ञानिक के रूप में चुना। ठीक है, ये बच्चे के दिमाग में है ये सब चीज़ें, और ये उनके समाज के द्वारा ही उनके दिमाग में ऐसा डाला गया है। ठीक है, अनेक लोग, अब कैसे डाला जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। ठीक है, अब ये रूढ़िवादी धारणा क्या है? रूढ़िवादी धारणा क्या है? जब हम किसी एक इंसान, मतलब कि एक, मान लो कि हमने एक पुरुष कम्युनिटी बनाई, एक महिला कम्युनिटी बनाई, या फिर हमने माना कि ये मुस्लिम है या हिंदू हैं, या फिर इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं या महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। जब हम किसी वर्ग को बांटकर हम ये धारणा बना देते हैं कि इस वर्ग के लोग इस तरह के ही काम कर सकते हैं, दूसरे तरह के काम नहीं कर सकते। ठीक है, या जैसे यूपी वाले बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, या जो गुजरात के एरिया है के लोग हैं वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, और कहीं के लोग उतना अच्छा बिजनेस स्किल उनको नहीं आता, हो सकता है उनको माहौल ऐसा मिला हो, लेकिन ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनके अंदर वो चीज़ें, दूसरे लोगों के अंदर वो चीज़ें डेवलप नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जब हम मान लेते हैं कि उनके वो ऐसे हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे मान लो लड़कियां हैं तो वो विनम्र और सहनशील होंगी, इमोशनल होंगी, तो ये सब जो है कि वो गुस्सैल हो ही नहीं सकती, लड़ाकू या इस तरह का बिहेवियर लड़कियों का नहीं हो सकता। ठीक है, अपने अधिकार के लिए वो लड़ नहीं सकती हैं। तो ये जो धारणाएं हैं ये इन्हीं को बोलते हैं रूढ़िगत धारणाएं। ये ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में मानी जाती हैं। जैसे मान लो, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए, अध्ययन करने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिलता, क्योंकि उसका परिवार यही मानता है कि ये लोग इतना तकनीकी काम करने के लिए इनके दिमाग रूप से ये सक्षम नहीं होती। ठीक है, तो अधिकांश परिवारों में ऐसा है कि उनको, लड़कों को ये मौका मिलता है। ठीक, अब जरूरी तो नहीं है कि लड़का भी उतना ही होशियार हो। तो अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को, अब लड़कियों को क्या है कि इस बार उनको ये इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वो शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाएं। ठीक है, तो ये समाज का एक रूप दिखाया गया है कि कैसे समाज सोचता है और कैसे भेदभाव करता है। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव, अब देखो दबावों का सामना हमें कैसे करना पड़ता है। जैसे मान लो कि हमारे दोस्त लोग ही हैं। ठीक है, अब लड़कों को ऐसा कहते हैं कि क्या तुम लड़कियों की तरह रोते रहते हो। ठीक है, अब इस सेंस में यह है कि लड़कियां हैं वो रोती ही रहती हैं। ठीक, अब लड़के हैं तो वो रो नहीं सकते समाज में। अब ये जो है ये समाज की ही देन है कि इस तरह से उनको सिखाया जाता है बचपन से ही कि वो ऐसे लड़के हैं वो समाज के, मतलब लोगों के सामने रो नहीं सकते, और लड़कियां रो सकती हैं, वो अपना इमोशन को जता सकती हैं, वो इमोशनल होती हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि लड़के नौकरी नहीं करेंगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। ठीक है, ये लड़कों के साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है। अब लड़कियों को ऐसा कहा जाता है कि भाई तुम पढ़ोगी नहीं, लिखोगी भी नहीं, तब भी तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्योंकि तुम सुंदर हो तो तुम्हारी शादी हो सकती है। लेकिन लड़कों को क्या है, तुम चाहे कितने भी सुंदर हो, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तो तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। तो ये लड़कों के साथ भी एक तरह का भेदभाव ही है। ठीक है, अब इन जैसे रूढ़ियां हैं, ठीक है, ये रूढ़वादी जो धारणाएं हैं इनको रोकने के लिए, इनको तोड़ने के लिए एक महिला है, लक्ष्मी लाकरा। ठीक है, 27 वर्षीय महिला, इन्होंने झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार से बिलोंग करती हैं, और ये उत्तरी रेलवे की पहली महिला हैं जिन्होंने
जो लोको पायलट के मतलब वो इंजन के महिला जो है वो इंजन रेलवे का इंजन चलाने के लिए ड्राइवर के रूप में नियुक्त हुई। ठीक है। अब इन्होंने बहुत सारा संघर्ष देखा, सरकारी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। ठीक है, घर के कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी की और डिप्लोमा भी अर्जित किया इलेक्ट्रॉनिक्स से। उसके बाद पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने अपना एग्जाम निकाला और ड्राइवर के पोस्ट पे नियुक्ति मिली इनको। तो इस तरह का दबाव लड़कों के ऊपर होता है। ठीक है, अब कि उनको अधिक वेतन मिले, और यदि दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो क्या करते हैं, उनको चिढ़ाया जाता है, उनको दोष दी जाती है, इस तरह का उनके पास व्यवहार किया जाता है। लड़कों को जैसे बचपन में ही सिखाया जाता है कि दूसरों के सामने रोना नहीं है। ठीक। अब जैसे परिवर्तन के लिए सीखना, स्कूल जाना, अब जैसे आजकल क्या है कि अधिकांश हम देखते हैं कि अधिकांश संख्या में बच्चे जो हैं स्कूल जाने लगे हैं। हर साल बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि स्कूल जाना एक सिंपल साधारण सी बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि हाई स्कूल का परीक्षा देकर एक बच्चा निकला, तो वो अभी जब घर गया तो उनकी जो मदर है वो ये कहती हैं कि गणित में तुम्हारे, मैथ्स में तुम्हारे केवल 65 नंबर हैं। ठीक है, फिजिक्स में भी तुम्हारे नंबर बहुत कम है। तो बेटा बोलता है कि हाँ मुझे पता है माँ, लेकिन मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ, मैं मैथ और साइंस नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, तो उनके फादर कहते हैं कि तुम इतिहास हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहते हो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, क्या हिस्ट्री पढ़ के तुमको क्या है, इसका कोई भविष्य नहीं। ठीक। अब बेटा को ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो अपने मन की इच्छा जो उसको खुद करना है वो ना करे, बल्कि नौकरी पाने के लिए वो प्रयास करे और कंप्यूटर भी सीखे, मैथ भी ले ले और फिजिक्स भी ले ले जिसमें उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह से बच्चों पे दबाव बनाया जाता है। ठीक है। अब स्कूल जाना ये है, दबाव बनाया जाता है। अभी क्या है कि अब जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अब जैसे पहले, अभी तो बहुत सारे लोग जाने लगे हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले बहुत ही कम लोग हैं जो स्कूल जाते थे और पढ़ना लिखना सीखते थे। वो ज्यादातर क्या होता था कि अपने परिवार में ही रहते थे, उनके परिवार का जो भी बिजनेस होता था, जो भी वो काम करते थे, वो अपने परिवार में ही सीखते थे और अपने माता पिता से या अपने बुजुर्गों से सीखते थे। और लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब थी। ठीक है, लड़कियों को तो पढ़ना लिखना बिल्कुल ही मना था। समाज में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, उनको परमिशन ही नहीं थी कि आप कुछ सीखो। ठीक है, और उनको क्या करने के लिए कहा जाता था कि जो कुम्हार बनाने वाले हैं, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको कुम्हार कहते हैं। ठीक है, और बुनकर जो वस्त्र बनाने वाले हैं और हस्तकला टोकरी वगैरह बनाना उनको सिखाया जाता था। और ये मतलब ये धारणा ऐसी थी कि लड़कियों और औरतों को केवल सहायता करने वाले काम ही दिए जा सकते हैं और कोई मेन काम वो नहीं कर सकती हैं। अब मान लो कि जैसे कुम्हार के काम पे वो लगी हुई हैं, तो केवल मिट्टियां, कुम्हार के लिए मिट्टी बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है, उन मिट्टियों को रेडी करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए लड़कियां काम करती थी, स्त्रियां काम करती थी। और बाकी जो चाक चलाता था वो केवल पुरुष ही चलाता था, इसलिए उनको भी, लड़कियों को कभी कुम्हार नहीं माना जाता था, क्योंकि मेन काम जो है चाक चलाने का वो पुरुष ही करते थे। अब क्या हुआ कि 200 वर्ष पूर्व, आज से अगर देखें तो आज से करीब 200 वर्ष पूर्व क्या है, शिक्षा के बारे में नए विचारों ने जन्म लिया, जब अंग्रेजों ने थोड़ा पढ़ाई में कंट्रीब्यूशन शुरू किया अपने अंग्रेजी शासन को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो उनको यहाँ के लोगों को काम कराने की जरूरत पड़ी, तो काम कराएंगे तो उनको भी कुछ सिखाना पड़ेगा। इस वजह से उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने उसमें योगदान देना शुरू किया। तो जैसे ही विद्यालय जो है प्रचलन में आए, तो समाज, जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा, तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब से क्या हुआ कि लड़कियों को, लेकिन तब भी लड़कियों को शिक्षा के लिए लेकर बहुत विरोध हुआ। ठीक है, इसके बावजूद बहुत सारी लड़कियों ने, पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोले। ठीक है, जिसमें ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ का भी नाम आता है। स्त्रियों ने भी पढ़ना लिखने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया। अब इसमें एक लेडी का नाम आता है रास सुंदरी देवी। ठीक है, ये 1800 से लेकर 1890 के बीच में, 1800 से लेकर 1890 के बीच में थी। इन्होंने 200 वर्ष पूर्व, ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये पैदा हुई थी। और 60 वर्ष की अवस्था में, 60 ईयर्स में, इन्होंने एक अपनी बुक लिखी जिसको ऑटोबायोग्राफी, या बांग्ला भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, जो एक महिला के द्वारा लिखी हुई, भारतीय महिला के द्वारा लिखी हुई पहली आत्मकथा है। ठीक है, जिसका नाम है अमार जीबोन। ठीक। तो अब ये है, इनको, ये बहुत धनवान जमींदार परिवार में पैदा हुई थी। ठीक है, अब ये लड़कियां जो है लड़कियां लिखती पढ़ती हैं, तो लेकिन अब इनके क्या हुआ था कि इनके जो समाज जहाँ पे वो रहते थे, तो उनमें एक मान्यता ये थी उस समय के लोगों पे कि अगर कोई लड़की पढ़ती है तो वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य लेके आती है।
ठीक है, और उसके पति की डेथ हो जाती है और वो विधवा हो जाती है, और उसके बाद उसको पूरा जीवन अपना दुखों में बिताना पड़ता है, इसलिए उसको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ऐसी मान्यता थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। ठीक। अब एक और लेडी हैं जिनका नाम है रमाबाई। रमाबाई 1858 से 1922 के बीच में। अब इसमें फोटो में क्या है कि वो अपनी बेटी के साथ है, ये रमाबाई हैं और ये उनकी बेटी। अब इन्होंने ये कभी भी स्कूल पढ़ने नहीं गई, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता के सहयोग से पढ़ना लिखना सीखा। ठीक है, इनको पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, और उस समय जानती थी जब औरतों को पढ़ने की आजादी नहीं थी, औरतों को ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था कि 1898 में पुणे में एक खेड़ गांव करके एक जगह थी, वहां पे एक मिशन इन्होंने स्थापित किया था, जहां पर जो विधवा औरतें थीं और गरीब औरतें थीं, उनको पढ़ने लिखने के लिए और जो भी वो काम करना चाहें उसके लिए उनको मदद मिलती थी, उनको पढ़ाया लिखाया जाता था। और लकड़ियों की कुछ चीजें बनानी या छापा खाना, जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, उन सब में, या फिर कपड़ों में जो छपाई का काम किया जाता है, वो सब करने के लिए उनको स्किल दिए जाते थे, सिखाया जाता था उनको कि कैसे करना है। जो आज भी मतलब वो चीजें प्रचलित हैं वहां पर, उस सेंटर पे अभी भी वो काम होते रहते हैं। ठीक। अब राज सुंदरी देवी के बारे में जो यहाँ पर है लिखा हुआ है, उसमें यह है कि इन्होंने एक सपना देखा था जिसमें ये चैतन्य भगवान की बुक पढ़ रही थी, इस तरह से उन्होंने देखा। अब एक और लेडी के नाम देखते हैं जिनका नाम है रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है, ये धनी परिवार में, मुस्लिम धनी परिवार में पैदा हुई थी। 1880 से 1932 तक इनका का वो था, समय था, जिनके पास बहुत सारी जमीन थी। अब देखिए, मुस्लिम थी, इनको उर्दू पढ़ना आता था, पढ़ना लिखना आता था, लेकिन उनको बांग्ला और अंग्रेजी से रोका गया। ठीक है, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा से रोका गया। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा से रोकने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा थी जो इंडियन गर्ल्स के लिए एक नए थॉट को लेकर रखती थी, क्योंकि वहां पर जो सभ्यता थी, वहां पर जो समाज था ब्रिटेन में, वो एक अलग समाज था। ठीक है, जिन्हें लोग, इंडियन पीपल जो थे, वो लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे, इसलिए उनको अंग्रेजी पढ़ने से अक्सर रोका जाता था और लड़कों को पढ़ने के लिए ही ये केवल अलाउ था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने भाई और बहन के सहयोग से इन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना सीखा। उसके बाद फिर ये आगे जाकर एक लेखिका बनती हैं, और 1905 में अपनी 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक सुल्ताना का सपना नामक एक कहानी लिखी थी। ठीक है, जो लिखी थी अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, वहां पर इन्होंने एक स्त्री की कल्पना की थी जिसका नाम था सुल्ताना, और उसकी एक बहन भी थी, और एक जगह का नाम लिया था उन्होंने जिसका नाम था लेडी लैंड। ठीक है, लेडी लैंड एक ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को काम करने के लिए और पढ़ने के लिए और जितना भी रिसर्च वो करना चाहें उसके लिए पूरी फ्रीडम थी। इस कहानी ने महिलाएं क्या करती हैं, बादल से जो होने वाली वर्षा है उसको रोकने के उपाय खोजती हैं ताकि हवा में वो कारें उड़ा सके। ठीक। तो उस तरह के माहौल में रहते हुए इन्होंने अपने सपनों को उजागर किया लोगों के सामने, कि एक स्त्री क्या सोच सकती है, क्या सोचती है और क्या उसकी इच्छाएं हैं। इस तरह से इन जो राज सुंदरी देवी हैं और रमाबाई हैं और ये जो देवी हैं, इन्होंने बहुत समाज को परिवर्तित करने के लिए बहुत ही अपनी इच्छाओं को रूबरू किया समाज से। ठीक है। अब लेडी लैंड में इन्होंने क्या कहा कि पुरुषों के आक्रामक जो बंदूकें थी, युद्ध के जो अस्त्र शस्त्र थे, वो स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते थे। ठीक है, एक काल्पनिक की कहानी थी, लेकिन इस काल्पनिक कहानी के माध्यम से उन्होंने बहुत चीजें सिखाई कि स्त्रियां भी हवाई जहाज और कारें चलाने का सपना देख सकती हैं और उनको चलाना भी चाहिए। ठीक है। इसके बाद रुकैया ने क्या, केवल स्वयं उन्होंने शिक्षा मतलब से संतुष्ट नहीं हुई, फिर उन्होंने क्या किया कि लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला था 1910 में। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये राज सुंदरी जी के बारे में बता ही दिया। अब वर्तमान में देखते हैं कि शिक्षा और विद्यालय क्या भेदभाव कर रहे हैं या कैसा स्तर है लड़कों और लड़कियों के बीच में। तो लड़कों और लड़कियों का शिक्षा में अभी भी अंतर देखा जाता है। अगर हम देखें कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस या जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं जिसमें साइंस इन्वॉल्व है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्टेम के बारे में। ठीक है, तो इसमें मैथ्स, इंजीनियरिंग और फिजिक्स, इसमें हायर स्टडीज के लिए और रिसर्च के लिए लड़कियों के जो इनरोलमेंट है उनको देखा जाता है और उनको प्रमोट किया जाता है कि वो साइंस के क्षेत्र में भाग लें। तो उसमें भी महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत ही कम है। ठीक है। अब भारत में क्या है कि हर 10 साल में जनगणना की जाती है,
ठीक, उस जनगणना के बारे बाद जनगणना के द्वारा हमें क्या होता है कि विस्तृत एक जानकारी मिलती है, जिसमें हमें एज पता चलती है, पढ़ाई कितने साल तक किया हुआ है वो पता चलता है, क्या क्या काम करते हैं वो पता चलता है। ठीक है, इससे हम एक अंदाजा लगाते हैं कि हमारे देश की जनता कैसे है, क्या क्या उनके आंकड़े हैं। ठीक है, उनसे निर्णय और नीतियां बनाने में मदद मिलती है सरकार को। ठीक है, तो अभी 1961 की जो जनगणना थी उसके अनुसार हमें ये मालूम चला कि लड़के हैं और जो पुरुष हैं, जो 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के हैं। ठीक है, सेम चीज लड़कियों के लिए भी लागू है। लड़के और पुरुष जो 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के हैं वो 40% ही केवल शिक्षित से 1961 में। ठीक है, उसके बाद उसी समय की जनगणना को देखा गया जिसमें लड़कियों और स्त्रियों में केवल 15% ऐसा भाग था जो शिक्षित था। ठीक है, 40% मेल और 15% फीमेल। ठीक है, अभी ये एसडीजी का देखो लोगो बनाया है कि एसडीजी 4 क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, एसडीजी ये सारे आप रट लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, मैच द फॉलोइंग में, या डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, 2011 की जनगणना में क्या हुआ कि पुरुष के लिए 82% और महिला के लिए 65% एजुकेशन का लेवल था। अब देखिए पिछले अगर उससे देखा जाए तो लेवल तो बढ़ा है, लेकिन अभी भी दोनों के बीच में अंतर बना हुआ है, 65 और 82 का, और यहाँ पर 40 और 15 का अंतर लगातार ये बना हुआ है। ठीक, इसमें भी सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है। अब देखें यहाँ पर ड्रॉप आउट लेवल का एक एवरेज बताया गया है कि 2014 और 15 के बीच में कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। ठीक है, और इनकी छोड़ने की दर क्या है। अब देखो, जैसे प्राथमिक लेवल पर बताया गया कि प्राथमिक कक्षा का स्तर क्या है, 1 से 5 का, और उच्च प्राथमिक का 6 से 8, और माध्यमिक का 9 से 10। ठीक है, अब लड़के में देखो, लड़के जैसे 4.36 हैं और इसमें 3.88 लड़कियां हैं। ठीक है, मान लो कि टोटल प्राइमरी में 4.13 ये लोग ड्रॉप आउट हैं। अब इसमें एससी के जो लड़कियां हैं, एससी के जो लड़के हैं और एसटी के जो लड़के हैं, इनमें ड्रॉप आउट का रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। एससी और एसटी में ड्रॉप आउट्स का रेट ज़्यादा है। ठीक, और हायर लेवल पे भी देखो, जो माध्यमिक लेवल पड़ता है, जो 9 से 10 के बीच में है, 9 से 10 की कक्षा है, इसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट लेवल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट लेवल जो है माध्यमिक स्तर पे पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पे कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पे कितने बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, 4.3%, और अगर टोटल देखेंगे तो ये 8.57 है। इसमें एसटी के जो बच्चे हैं वो 8.59%, और एससी के जो बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां, वो हैं 5.51, और टोटल अगर देखें तो उसमें परसेंटेज में 4.03% बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पे। अब किस स्तर पर सर्वाधिक है, ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, तो वो माध्यमिक स्तर पर सर्वाधिक छोड़ते हैं। आदिवासी लड़के और लड़कियां विद्यालय छोड़ने की उनकी दर अधिक है। तो अधिक क्यों है उसका कारण अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो अब यही चीज जो है वो डिटेल में यहाँ पर दी हुई है। तो 2011 की जनगणना से हमें मालूम चलता है, ये 2011 की जनगणना से हमें ये पता चलता है कि एससी एसटी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियां जो हैं प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। ठीक है, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की जो प्राथमिक शिक्षा है उसको भी पूरा करने की संभावना बहुत कम रहती है। ठीक है, अब क्या है कि मुस्लिम लड़कियां स्कूलों में क्या है लगभग 3 वर्ष ही रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूलों में 4 वर्ष का समय बिताती हैं। टीम लड़कियों का स्कूल जाने का औसत और भी कम है। ठीक है, अब जैसे दलित हैं और आदिवासी हैं और मुस्लिम वर्ग के बच्चे हैं, उस स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, उसके अनेक कारण है। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो है वो कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्र और गरीब क्षेत्र में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना तो उचित स्कूल है और ना ही अच्छे टीचर है। तो एक तो स्कूल की कमी है, दूसरा टीचर की कमी है, शिक्षक की कमी है। और यदि विद्यालय जो है घर के पास नहीं होता तो घर के जो लोग हैं, ठीक है, वो बस या वैन के आदि की व्यवस्था अगर नहीं है वहां पर, तो अभिभावक जो है लड़कियों को भेजना अकेले पसंद नहीं करते। ठीक है, तो उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं वो।
और कुछ जो परिवार हैं वो इतने गरीब हैं कि पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, इस वजह से वो नहीं जाते। और अगर पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो वो कोशिश यही करते हैं कि लड़का हमारा प्राथमिकता से जाए और वो पढ़ाई करे, क्योंकि वो मानते हैं कि लड़कियां तो दूसरे घर जाएंगी और हमारा लड़का पढ़ेगा तो नौकरी करेगा तो हमें आगे सहारा मिलेगा। ठीक है, तो बहुत से बच्चे हैं इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। अब जैसे SC ST हैं, ये लोग अगर नॉर्मल स्कूल्स में जाएंगे तो उनके साथ बच्चे अगर भेदभाव कर रहे हैं या टीचर अगर भेदभाव कर रहा है तो उनको असहज महसूस होता है, इस वजह से वो स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो एक योजना सरकार द्वारा चलाई गई थी 2014 में, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, वर्तमान में ये योजना अभी भी चल रही है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत ये चल रही है। ठीक है, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के तहत। और इसका जो मेन अभियान था, मेन जो उसका मुद्दा था वो ये था कि लिंग भेदभाव, जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको कम करना और नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना। ठीक है, तो शुरुआत इसकी की गई थी कि 100 करोड़ का फंड था जिससे ये स्टार्ट की गई थी। अब इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, जैसे इसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो को सुधार करना था। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो कैसे सुधरेगा, तो उसमें ये करना था कि जो गर्ल चाइल्ड को डेथ की जाती थी उसका सेक्स सिलेक्शन करके या टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर लेते थे कि बच्चा लड़का है या लड़की, और उसको गर्भ में ही मार देते या पैदा होते ही मार देते थे। उस चीज पे रोक लगानी है ताकि बच्चों का जो सेक्स रेशियो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाना है और नारी सशक्तिकरण को बढ़ाना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इंश्योर करना है नारी सशक्तिकरण को और जेंडर इक्वालिटी को। और जो है जेंडर जो बायसनेस होती है, पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग विचार रखते हैं समाज, उसको परिवर्तन करना है। ठीक है, और गर्ल चाइल्ड के सर्वाइवल को इंश्योर करना है। एजुकेशन और प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेशन में गर्ल चाइल्ड को उनको भागीदारी को बढ़ाना है। तो इस तरह से इसके वोटो थे, उसके ऑब्जेक्टिव थे। अभी समझते हैं कि महिला आंदोलन क्या होता है। ठीक है, तो औरतों ने क्या किया था, औरतों ने पढ़ने के लिए, जैसे स्कूल जाने के लिए अभी उनका अधिकार है, वो राइट टू एजुकेशन का जो राइट है वो लड़कियों को भी है, महिलाओं को भी है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वो सुधार करने की जो अभी स्थिति है उसमें बहुत सुधार है, और ये सुधार इन आंदोलनों के द्वारा ही आया है। ठीक है, तो औरतों ने मिलकर व्यक्तिगत स्तर पर आपस में इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए। तो इन संघर्ष के लिए उन्होंने कुछ संगठन बनाए, जैसे मान लो कि जैसे दहेज प्रथा का उत्पीड़न के लिए उन लोगों ने, बहुत सारी महिलाओं ने एक तरह से जुटी और उन्होंने आंदोलन किया। और आंदोलन के तहत उन्होंने ये बताया कि दहेज प्रथा एक कुप्रथा है और इसको खत्म होना चाहिए। और दहेज लेने की जो प्रथा है, इसकी वजह से बहुत सारी औरतों ने अपनी जान गंवाई है। तो इस तरह से जब कोई व्यक्तिगत मुद्दा जो है एक से अधिक महिलाओं के साथ होता है और वो एकजुट होकर उस चीज को सार्वजनिक कर समाज के प्रति, समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करती हैं, तो उसको एक महिला आंदोलन का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी महिलाएं एक साथ आती हैं जो देश के विभिन्न कोनों से, विभिन्न भागों से आती हैं और इसमें सहयोग करती हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे पुरुष भी ऐसे होते हैं जो उन महिला आंदोलनों का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इन चीजों को महिलाओं के साथ गलत किया जा रहा है। ठीक है, अब इनमें जो है कि जो विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग जुड़ते हैं, उनकी जो मेहनत है, उनके प्रति जो निष्ठा होती है कि ये आंदोलन सही काम के लिए है और समाज में परिवर्तन लाएगा, समाज में चेतना को जगाएगा और भेदभाव हमारे बीच जो किया जाता है उसमें परिवर्तन लाएगा, और हमें उस चीज के लिए न्याय चाहिए जो हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उसकी वजह से उसमें और जीवंतता बनी रहती है और लाइवनेस जो है वो बनी रहती है। अब जैसे एक इन अभियानों के कुछ जो रिजल्ट हमें आए, समाज में जो परिवर्तन आया, उनके बारे में देखते हैं। अब जैसे भेदभाव होता है और हिंसा, महिलाओं से जो हिंसा, जो डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है घर पे, वो भी एक अभियान चलाया गया था महिला आंदोलन के द्वारा, जिसमें 2006 में एक कानून बनाया गया जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही जो महिलाएं जो झेल रही हैं उनको कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। तो ये जो एक्ट आया था डोमेस्टिक वायलेंस का 2006 में, ये भी महिला आंदोलनों के द्वारा ही आया है। ठीक है,
उसके साथ साथ 1997 में एक विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें ये बताया गया था कि कार्यस्थल पर या शैक्षणिक संस्थानों पर महिलाओं के साथ जो होने वाले यौन प्रताड़ना से उनको सुरक्षा जारी कर मतलब सुरक्षा दिए जाने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया था कि अगर उनके साथ ऐसा होता है तो उनको उसका समाधान किया जाएगा और जो दोषी हैं उनको दंड दिया जाएगा। ठीक है। अब यौन प्रताड़ना क्या होती है? यौन प्रताड़ना बेसिकली इस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है कि किसी औरत की इच्छा के विपरीत, किसी औरत की इच्छा के बिना अगर कोई उनको मौखिक या शारीरिक रूप से यौन प्रक्रिया के लिए प्रेरित करता है या जबरदस्ती करता है तो उसको यौन प्रताड़ना कहा जाता है। ठीक है। यहाँ मेन फोकस ये है कि औरतों की इच्छा के बिना। ठीक है। अब एक यहाँ पर उसके बाद फिर क्या है कि दहेज प्रथा के लिए जब आवाज उठाई थी महिलाओं ने 1980 के दशक में, तब ये दहेज हत्याएं बहुत ज्यादा हो रही थी। तो जो जैसे नवविवाहित जो युवतियां हैं वो अपने पति के पास ससुराल में आती थी, तो लोग जो हैं, जो उनके ससुराल पक्ष के लोग थे, वो लालच में आकर और पैसा ऐंठने की वजह से उन लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो इस बात के लिए महिला संगठनों ने बहुत कड़ी आलोचना की और कानून द्वारा इन अपराधियों को दंड देने के लिए प्रयास किए। ठीक है। अब जैसे कुछ लोग बच के निकल जा रहे थे तो उसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया कि सड़क पे निकल कर आई, दरवाजे खटखटाए और जो उनके साथ में आए एक सार्वजनिक मुद्दा बना दिया कि हर एक महिला को जागरूक करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, अखबारों में सब कुछ छापा और उनको बदलने के लिए पूरा प्रयास किया। दहेज मांगने वाले और उन परिवारों को दंडित करने के लिए पूरा पूरा प्रयास किया। अब यहाँ भी एक महिला की फोटो है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। तो यहाँ पर ये महिला है, इनकी बेटी को भी, सत्या रानी इनका नाम है, इनकी बेटी को भी दहेज के कारण मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ये अपनी बेटी के लिए और समाज की जो और भी बेटियां हैं जो दहेज की प्रथा के लिए जो शिकार हुई थी, उनके लिए न्याय की मांग करने के लिए वो इस आंदोलन का ही हिस्सा थी। अब महिला आंदोलन बेसिकली करता क्या है? तो ये जागरूकता बढ़ाता है। ठीक है। महिलाओं को उनके अधिकारों के संबंध में बताता है कि तुम्हारे क्या क्या अधिकार हैं, कौन कौन से कार्य, कौन कौन से कानून सरकार तुमको दी हुई है, जिससे तुम अपने लिए न्याय की मांग कर सकती हो और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हो। तो ये कैसे? गीतों के माध्यम से, नाटक नुक्कड़ों के माध्यम से, जन सभाओं के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि आपको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं और इस तरह से बर्ताव अगर कोई तुम्हारे साथ करता है तो उसके प्रति अवेयर हो कि वो गलत बर्ताव है और उसके लिए एक्शन लिया जाना चाहिए। ठीक है। विरोध करना। ठीक है। अब बहुत सारी महिलाएं हैं जो समाज में विरोध करने से, किसी भी गलत कृत्य जो उनके साथ किया गया है उसको विरोध करने के लिए वो आगे नहीं बढ़ती, और इसलिए वो महिला का जो आंदोलन है, महिला की जो संगठन है, वो उनको प्रेरित करता है कि आपका मुद्दा जो है समाज में उठाया जाए और उनके जो हित है अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए कोई कानून बनाना पड़ रहा है या कोई नीति लानी पड़ रही है तो उसको लाई जाए। ठीक है। उसके लिए वो प्रयास करते हैं, रैली निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ताकि सरकार को भी इसकी जानकारी हो और वो उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई कानून या कोई नीति पारित करें ताकि उनके हितों का उल्लंघन ना हो। ठीक है। और बंधुत्व व्यक्त करने की बात कर रहे हैं। बंधुत्व केवल दो पुरुषों के बीच में नहीं होता है, दो महिलाओं के बीच में भी होता है। ठीक है। ज्यादातर केस में बंधुत्व को भाईचारे की तरह देखा जाता है, तो भाईचारा और बहनचारा ये भी कह सकते हो आप। तो ये महिलाओं के बीच में उनके जो अन्य मुद्दे हैं और औरतों के साथ जो एक साझा संबंध, एक दूसरे की समस्याओं को समझना, उसके बारे में एक दूसरे को व्यक्त करने के लिए आंदोलन का ही एक हिस्सा है कि वो महिलाओं को उनकी हर समस्याओं के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सहयोग देते हैं और उनको आगे बढ़ने का हर मौका देने का प्रयास करते हैं। तो ये महिलाओं संगठन और महिला आंदोलन का ये भी एक उनकी ड्यूटी है। ठीक है। तो और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसमें दुनिया भर की औरतें अपने इन्हीं संघर्ष को ताजा करने के लिए और इनको मनाने के लिए जश्न का, ये देखिए जहाँ पे जश्न करने के लिए इकट्ठा हुई हैं। ठीक है। अपने इसी आंदोलन को और दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए हर साल वो प्रयास करती हैं। ठीक।
और एक ये फोटो दिखाई गई है कि 14 अगस्त को बाघा बॉर्डर में भारत पाकिस्तान सीमा पे हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग भाग लेते हैं। ठीक है, ये सब फोटो दिखाई गई। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। रूढ़वादी धारणा मैंने बताई, भेदभाव मैंने बताया। उल्लंघन क्या होता है कि जब कोई जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से तुम्हारा अपमान करता है। ठीक है, यौन प्रताड़ना मैंने तुम्हें बताया। अब देखिए, इस तरह से इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये सीखने को मिलता है कि समाज किस तरह से भेदभाव करता है। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के कारण हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सिलेक्शन हो या ना हो, हम उस पद पे पहुंचे या ना पहुंचे, बट एक अच्छे इंसान, एक जिम्मेदार इंसान होने की जिम्मेदारी है हमारे अंदर। ठीक है, और हमको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हमें अपने समाज के लिए उन कार्यों को करना ही होगा ताकि महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव किया जाता है उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।